ऑनलाइन क्लासेस में सभी का स्वागत। एक बार फिर फिजियोलॉजी में फर्स्ट ईयर एचडीपी के स्टूडेंट के लिए हम आज इसमें फिजियोलॉजी में मायोफिब्रिल की संरचना हम पढ़ रहे थे, जो उसके थिन और थिक फिलामेंट्स के बारे में। तो अभी आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, लेकिन फिर भी जो पढ़ने से समझ में आता है, क्योंकि यहाँ दे नहीं रखा, मुझे यही लगता है कि ये जो ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स है, इसमें ये पहला मुझे लगता है ये टी होना चाहिए। ये ट्रोपोनिन टी होना चाहिए, क्योंकि ये जो आगे की लाइन है ना, ये बताती है कि ट्रोपोनिन कम्प्लेक्स को ट्रोपोमायोसिन से जोड़ता है। तो ये ट्रोपोमायोसिन है, इससे तो यही जोड़ता है। ये देखिए, ये जोड़ता है इससे जो है। इसके बाद में नीचे ऐसा लगता है कि जैसे ये ट्रोपोनिन आई हो, ये नीचे वाला ट्रोपोनिन आई होना चाहिए, क्योंकि ये कहता है कि ट्रोपोनिन टी व ट्रोपोनिन आई दोनों से जुड़ी रहती, ट्रोपोनिन आई, ये ट्रोपोनिन टी व ट्रोपोनिन सी से जुड़ी रहती है। तो ये ट्रोपोनिन टी है, इससे जुड़ गई, और ये नीचे इसके सी है, ये इससे जुड़ गई, तो ये इससे जुड़ी रहती है। तो ये एक लगभग अंदाज़ा इसमें लगभग ऐसा क्लियर हो रहा है। ट्रोपोनिन सी, ये ट्रोपोनिन टी व ट्रोपोनिन आई दोनों से जुड़ी रहती है। तो ये देखिए, ये ट्रोपोनिन सी है, ये आई है और ये टी है, तो ये इनसे जुड़ी रहती है। तो ये एक मेरा रफ आइडिया, यहाँ लिखा हुआ नहीं है इन तीनों में कौन सी है, लेकिन एक पढ़ने से जो समझ में आ रहा है कि ये होना चाहिए। तो ये आपको लगभग मैं समझता हूँ कि क्लियर हुआ। अब हम जो है मसल कंट्रैक्शन होता कैसे है, ये अब प्रक्रिया हम पढ़ेंगे। इसको ध्यान से, आप लोगों ने रिफ्लेक्स एक्शन बहुत अच्छी तरह पढ़ा हुआ है, जो बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और हो सकता है बॉटनी वालों ने भी इसको रियलाइज़ किया हो, पता हो, लेकिन मुझे लगता नहीं है शायद। लेकिन इसको ध्यान से सुने। पहले मैं आपको उसकी रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया बता देता हूँ। ये उसी पे आधारित है सारी की सारी। तो देखिए क्या होता है, आप इसको ध्यान से इधर देखें मेरे हाथ की तरफ। यहाँ पे किसी चीज़ ने आपको यूँ ही समझ लीजिए कि आप गर्म किसी चीज़ से इसको टच कर गए, और आप देखिए कितनी जल्दी रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ये जो मैसेज है तुरंत सेंसरी नर्व द्वारा आपके स्पाइनल कॉर्ड को गया। ब्रेन इसमें इन्वॉल्व नहीं होता, ब्रेन की ज़रूरत नहीं होती, स्पाइनल कॉर्ड ही काम चला देता है। तो सारे कामों में ब्रेन नहीं अपना सिस्टम डालता। स्पाइनल कॉर्ड तक सेंसरी गया, और स्पाइनल कॉर्ड से तुरंत जो है मोटर सेंसरी क्या होती है, जो लेके आती हैं एक्शन के लिए, आदेश देती हैं। तो तुरंत इसको आदेश दिया कि हाथ को तुरंत हटाओ। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन है। तो इस रिफ्लेक्स एक्शन को समझते हुए इसी तरह से हम अब मसल पे सेम प्रोसेस आता है। तो इसके बारे में, ये रिफ्लेक्स एक्शन की ही क्रिया है एक तरह से। तो देखिए, फेजिक या ट्विच पेशीय तंतु वे होते हैं जो किसी तंत्र या आवेग के प्रति तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे ये रिफ्लेक्स एक्शन में अभी तुरंत दिया ना, ये वो है, इसको ट्विच या फेजिक कहते हैं, ये वे पेशीय तंतु हैं। जबकि स्लो या टॉनिक पेशीय तंतु वे होते हैं जो किसी तंत्रिकीय आवेग के प्रति लंबी प्रतिक्रिया देते हैं, देरी तक, ज़्यादा देर तक वो क्रिया देते रहते हैं। एक चालक तंत्रिका तंतु यानी कि मोटर नर्व फाइबर, मैंने आपको अभी रिफ्लेक्स सेक्शन में बताया, मोटर नर्व फाइबर द्वारा जिन भी पेशीय कोशिकाओं को आपूर्ति प्रदान की जाती है, उन सब को मिलाकर एक चालक इकाई यानी कि मोटर यूनिट कहते हैं। मोटर यूनिट जैसे ही सेंसरी गई, उसके बाद में जो आदेश के अंदर इन्वॉल्व हुआ, वो पूरी की पूरी एक यूनिट कहलाती है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ इन्होंने डायग्राम में 19 पेज पे दे रखा है, ये मसल, ये स्किन दे रखा है, मसल दे रखा है। अब ये न्यूरॉन और नर्व की पूरी ये स्ट्रक्चर जो है बता रखा है कि कैसा होती है नर्व सेल, जिसमें न्यूक्लियस है, डेंड्रियोन है, डेंड्राइट्स हैं, जो सिरे होते हैं, ये डेंड्राइट्स हैं, और उसके बाद में न्यूरिलीमा है, जो इसकी मेम्ब्रेन है। ये क्लियर जो है इन्होंने दे रखा है। और इसमें हम जो इम्पोर्टेंट है वो सिनेप्टिक बटन देखने हैं हमने, हमारे पास अभी आ गया सिनेप्सिस। तो ये सिनेप्टिक बटन पे आप ध्यान देवें, ये जो सिनेप्टिक बटन है यहाँ ध्यान देवें।
जहाँ दो नर्व सेल्स आपस में आके जुड़ती हैं उनको सिनेप्सिस कहते हैं। सिनेप्सिस आपने पीछे पढ़ा हुआ भी है, पहले लेसन में आपने देखा हुआ। सिनेप्सिस मैंने बताया था, अंडरलाइन भी कराया था। तो वो सिनेप्सिस जो हैं जहाँ वो एक दूसरे से जुड़ती हैं वो सिनेप्सिस कहलाता है। तो जहाँ पे अभी आगे आएगा, इसको हमने इसलिए समझाया, मोटर यूनिट होगी पूरी की पूरी, एक यूनिट बनती है उसकी। इस मोटर आवेग को लेके आई और कैसे एक्शन हुआ, ये पूरा का पूरा एक मोटर यूनिट बनी। एक तंत्रिका आवेग जब चालक तंत्रिका के यानी कि मोटर नर्व के न्यूरोमस्कुलर जंक्शन तक पहुंचता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ये मसल दिया हुआ है, इसके अंदर नर्व जहां आई तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन जहां दोनों जुड़ते हैं वहां तक जब पहुंचता है तो तंत्रिका सिरे पर स्थित, अभी मैंने बताया सिनेप्सिस, तो प्री सिनेप्सिस, प्री कह रहते हैं इस सिनेप्सिस से पहले। तो प्री सिनेप्टिक वेसिकल, वेसिकल कहते हैं उभार को, छोटे से को, वेसिकल, फफोला, फफोला, फफोला तो समझते हैं। कई बार गर्म जो है छिंटा पड़ जाए तो वहाँ तुरंत एक फफोला टाइप बन जाता है, सिंपल सेम। इतने इतने बड़े नहीं होते, इतनी बड़ी कहाँ सेल है माइक्रो में, कहाँ फफोले बनेंगे, वैसे ही समझाने के लिए बता रहा हूँ, हल्का सा उभार है। प्री सिनेप्टिक वेसिकल से रासायनिक पदार्थ एसिटाइल कोलिन जो है वो मुक्त होता है, यानी रिलीज होता है, जो मोटर एंड प्लेट के क्षेत्र का डीपोलराइजेशन करता है। अब आप देखिए, मैंने आपको बताया था डीपोलराइज, अब जो मेम्ब्रेन है वहाँ पे उसका डीपोलराइजेशन करेगा ये, यानी कि उसके अंदर से आयन जो है अब अंदर जाने शुरू हो जाएंगे। दिस इज द मेन कॉज फॉर दैट, जो मैंने आपको, इसीलिए मैंने डीपोलराइजेशन समझाया था। डीपोलराइजेशन कर देता है। इस क्रिया के कारण एक सक्रिय विभव यानी कि एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है। अब ये एक्शन पोटेंशियल पावर, एक्शन वो पोटेंसी जो वहाँ पर एक पावर पैदा करेगी उसको एक्शियल पोटेंशियल कहते हैं। वहाँ पे एक पावर बनेगी जो वो एक्शन पावर करेगी, वो एक्शन में आएगी, जिससे क्या होगा, वो कैल्शियम रिलीज होगा जो उसमें सिस्टर्नी में है। एक्शन पोटेंशियल उत्पन्न होता है जो प्लाज्मा लिमा के द्वारा आगे बढ़ता है। विश्राम की अवस्था में प्लाज्मा लिमा के अंदर का विभव यानी कि एक्शन पोटेंशियल, जो मैंने अभी आपको पहले मेरे लेक्चर में बताया मैंने, इसीलिए इसको आज कंटिन्यू में लिया कि जो है अंदर जो है वो बाहर की तुलना में -80 जो है माइक्रोवोल्ट ही हुआ क्या, माइक्रोवोल्ट है ये, -80 माइक्रोवोल्ट होता है। वह क्रिया जिसके द्वारा पैदा हुआ सक्रिय विभव यानी का प्लाज्मा लिमा के द्वारा आगे बढ़कर संकुचन की शुरुआत करता है को उत्तेजना संकुचन योजना या एक्साइटेशन कंट्रैक्शन कपलिंग कहते हैं। अंडरलाइन कर लेना इसको। अभी वहाँ उतना एक्शन पोटेंशियल बन गया शुरुआत में। मैंने एक मेरा जो है आपने वो ग्राफ देखा था जो मैंने बताया, वो वहाँ पहुँचा। अब एक्शन पोटेंशियल हल्का सा ऊपर उठा, जो मैंने अभी आपको डायग्राम में बताया था। उसके बाद में अब ये डीपोलराइजेशन शुरू होगा। अब ये देखिए क्या आगे क्रिया बनती है। अब ये कैल्शियम वाला रिलीज वाला सारा काम शुरू हो जाएगा। इस क्रिया के सक्रिय विभव से टी ट्यूब्यूल्स के द्वारा ग्रहण करके पेशी कोशिका को भेजा। अब आप देखिए टी ट्यूब्यूल्स जो सार्कोलिमा के साथ में टी हैं, जो ट्रांसवर्स हैं, उभार हैं, वो सार्कोलिमा से टच हैं बाहरी दिशा। मैंने आपको समझा दिया पहले। ट्यूब्यूल से उपस्थित लेटरल्स जो है वो सिस्टर्नी से कोशिका की तरफ जाता है और कैल्शियम को मुक्त किया जाता है, जिससे कैल्शियम कोशिका में कैल्शियम प्लस जो है आयन की सांद्रता बढ़ जाती है तथा पेशी संकुचन शुरू हो जाता है। ये मैंने प्रक्रिया आपको मेरे पिछले लेक्चर में समझा दी, उसको दोबारा इसको समझने के लिए पढ़ लेना, सुन लेना। अब पेशी संकुचन थिक व थिन फिलामेंट्स के एक दूसरे पर फिसलने के कारण संपन्न होता है, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो थिक फिलामेंट है उसके जो है आपने देखे थे हेड और हेड ब्रिज, वो जहाँ जगह है और त्रिकोण बनता है, वो जगह है वहाँ पे, वो त्रिकोण के बीच में, तो वो जो एक्टिन है फिसल के वहाँ उस त्रिकोण के अंदर आ जाएगी थिन फिलामेंट की।
तो ये स्लिप हो जाएगा उसके ऊपर। स्लिप होने से ये क्रिया वहाँ होती है जो मैंने आपको पहले समझाई है। अब देखिए, फिलामेंट एक दूसरे में फिसलने के कारण संपूर्ण जिसमें कोई भी फिलामेंट छोटा नहीं होता, ये भी ध्यान रखना, बल्कि थिन फिलामेंट्स के एच जोन में चले जाने के कारण। अब एच जोन क्या था? एच जोन हमने पीछे पढ़ा था। एच जोन क्या था? जहाँ पे थिन फिलामेंट आपस में मिलते नहीं है, वो जगह जहाँ थिन फिलामेंट मिलते नहीं है, वो जगह एच जो है एच जोन बना था। तो अब क्या हुआ? थिन फिलामेंट जो है कोई फिलामेंट छोटा नहीं होता, लेकिन थिन फिलामेंट क्या है, फिसल करके ये वहाँ चले जाते हैं, तो इसके नज़दीक आ गए, तो ये एच जोन ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ जुड़ नहीं रहे थे, वहाँ एच जोन था। अब वो आपस में जुड़ गए तो एच जोन ख़त्म हो गया। ये कहना चाहते हैं, थिन फिलामेंट्स के एच जोन में चले जाने का एच जोन गायब हो जाता है। वह आई बैंड छोटा हो जाता है। आई बैंड छोटा हो जाता है। संकुचन प्रभावशाली अगर है, यानी कि और बहुत ज़्यादा आयन आ गए हैं और कैल्शियम अच्छा रिलीज हो गया, तो अगर प्रभावशाली है तो आई बैंड और भी छोटा हो जाता है। ए बैंड की अंडरलाइन कर लेना, ए बैंड की लंबाई पर कोई असर नहीं पड़ता। तो ये यहाँ पे इन्होंने अपने 220 पेज नंबर पे इसको रिफ्लेक्स सेक्शन को ही समझाया हुआ है कि कैसे ये देखिए स्किन से एफेरेंट न्यूरॉन है, ये स्पाइनल कॉर्ड को लेकर के आवेग को गए रिसीव किया इन्होंने। अब ये मोटर के द्वारा ये यहाँ मसल तक आकर के ये किस तरह से एक्शन होता है, ये इसमें समझाया हुआ है। नथिंग, ये मैंने आपको रिफ्लेक्स एक्शन की क्रिया में ऑलरेडी पहले समझा दिया, बायोलॉजी वाले स्टूडेंट सब जानते हैं, और इसको अच्छी तरह से बॉटनी वाले स्टूडेंट जरूर समझ लें इसको, इस एक्शन को, क्योंकि ये बड़ा क्लियर दिया हुआ है। अब थिन व थिक फिलामेंट्स एक दूसरे पर क्रॉस ब्रिज के कारण फिसलती हैं। जगह होती है ना, टी बना हुआ है वहाँ पे, तो वो जगह है हॉलो, तो वो एक्टिन वहाँ आ जाते हैं। तो ये आगे क्रिया समझाएंगे ये किस तरह से होता है। ये फिसलते हैं जिसमें से क्रॉस ब्रिज थिन फिलामेंट्स की एक्टिन से जुड़ जाते हैं, जिससे एक्टिन फिलामेंट सार्कोमियर के केंद्र की तरफ खिसक जाते हैं और संकुचन पैदा होता है। सार्कोमियर के केंद्र की तरफ जो है वो एक्टिन फिलामेंट जो है वो सार्कोमियर के केंद्र की तरफ जो है वो खिसक जाते हैं, वह संकुचन पैदा होता है। तो ये संकुचन की प्रक्रिया को दो भागों में बांटा जा सकता है। अब इसको क्लियर करेंगे। पहला वे प्रक्रिया जो थिन फिलामेंट्स में होती है, दूसरी वे जो थिक फिलामेंट में होती है। तो थिन फिलामेंट में क्या होती है, वैसे तो मैंने सबको पीछे समझा दिया गया आपको, लेकिन दोबारा इसको पढ़ के और अच्छी तरह समझ लें, यहाँ क्लियर हो जाएगा। ये कहाँ वो ट्राइंगल बना हुआ है, कहाँ वो ट्रोपोमाइसिन खिसकता है, ये देखिए यहाँ आगे इस डायग्राम में बहुत 2:1 पे क्लियर किया हुआ है इन्होंने। और एक्टिन जो है मायोसिन से जुड़ जाती है। ये अभी देखें, इन क्रियाओं से पेशी संकुचन शुरू व बंद होता है। कैल्शियम के मुक्त होने के बाद ट्रोपोनिन सी इससे जुड़ जाता है। ट्रोपोनिन सी इससे जुड़ जाता है, जिससे कुछ प्रक्रियाओं की शुरुआत होती है। ट्रोपोनिन सी उधर हमने देखे ना, ट्रोपोसिन सी, आई और टी, तो ये किससे, कैल्शियम मुक्त होने से ट्रोपोनिन सी से जुड़ जाता है, जिससे कुछ शुरू हो गए। ट्रोपोनिन सी मजबूती से ट्रोपोनिन आई से और ट्रोपोनिन टी से जुड़ जाता है। वो हमने पहले क्लियर कर लिया हुआ है, इसलिए मैंने वो आपको समझाया था कि आएगा आगे। तो ये आपको समझ में आ गया कि उनकी पकड़ हो गई, वो कॉम्प्लेक्स जो मैंने बता समझाया था वो। जबकि ट्रोपोनिन आई ट्रोपोनिन टी से तो जुड़ जाता है, पर एक्टिन से जुड़ने की क्षमता को खो देता है। एक्टिन से जुड़ने की क्षमता को खो देता है, वो उसको रिलीज करता है, हटता है। ट्रोपोमायोसिन जो एक्टिन की डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स पर खांच से दूर मायोसिन जुड़ने वाली जगह यहाँ जुड़ता है, स्थित होता है, खांच के अंदर आ जाता है। तो मैंने आपको बताया ना कि जो खांच बनी हुई है, जो अभी मैंने आपको बताई थी उस डायग्राम के अंदर पिछले मेरे लेक्चर में, उस खांच के अंदर जो है वो
या ट्रोपोमाइसिन जो एक्टिन की डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स बनी है उस खांच में आ जाता है, स्थित हो जाता है खांच के अंदर, जिससे एक्टिन पर मायोसिन के जुड़ने का स्थान खाली हो जाता है। ये यहाँ पे इसने दे रखा है, देखिए ये देखिए, ये इन्होंने ये दे रखा है सारा, टी सी और आई तीनों बना रखे हैं। ये कैल्शियम आयन का यहाँ जुड़ाव भी 2:1 पे दे रखा है। और ये खांच कैसे बनती है, ये देखिए ट्रोपोमाइसिन के, ये देखिए साइड में होने से इसमें आप देखें ये ट्रोपोमाइसिन इस खांच के अंदर आ गया, ये क्लियर हो गया। और ट्रोपोमाइसिन इस खांच में आने के बाद में खाली स्थान हो जाता है, तो मायोसिन जाता है, इससे मायोसिन जुड़ जाता है। मायोसिन जो है वो थिक फिलामेंट वाला मायोसिन इस एक्टिन से जुड़ जाता है, ये ध्यान रखना। तथा संकुचन होता है। क्यों होता है, सेंट्रोमियर के सेंटर की तरफ ये एक्टिन जो है वो फिसल जाता है, सरक जाता है थोड़ा सा, तो उससे क्या है, संकुचन होता है। यह प्रक्रिया तब तक होती है जब तक कि कैल्शियम की सांद्रता अंदर बनी रहती है। परंतु जैसे ही कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से मुक्त होता है, ट्रोपोसिन सी से कैल्शियम जो मुक्त होता है, तो ट्रोपोमायोसिन खांच से निकलकर पुनः पूर्व स्थिति में आ जाता है तथा मायोसिन व एक्टिन अलग हो जाते हैं और नॉर्मल सेम स्थिति पहले जैसी आ जाती है। ये जो डायग्राम है इसके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको आप अच्छी तरह से ध्यान से देख लें, इससे ये आपको समझ में आ जाएगा। अब आता है थिक फिलामेंट्स की। थिक फिलामेंट्स क्या करता है, वैसे तो आ गया उसके अंदर, थिक फिलामेंट की मायोसिन ही तो सारा काम कर रही है, एक्टिन से जुड़ती है, वही तो कार्य हो रहा है सारा। मायोसिन के क्रॉस ब्रिज, जो क्रॉस ब्रिज है जहाँ पे वो ट्रायंगल बनता है, थिन फिलामेंट से बंधते हुए उन पर समान गति से फिसलते हैं। एक्टिन पर जुड़ने के लिए मायोसिन व ट्रोपोमायोसिन का एक ही स्थान होता है। एक्टिन पर जुड़ने के लिए मायोसिन व ट्रोपोमायोसिन का एक ही स्थान होता है तथा कैल्शियम की उपस्थिति में ट्रोपोमायोसिन अपने स्थान से हटकर, ये आप इसको यहाँ देख लें, अपने स्थान से हटकर एक्टिन हेलिक्स की खांच में चला जाता है। ये पीछे हमने पढ़ लिया, ये थिन फिलामेंट में भी दिया हुआ है, खांच में चला जाता है, जिससे एक्टिन पर वह स्थान खाली हो जाता है। वहाँ मायोसिन हेड का क्रॉस ब्रिज जुड़ जाता है, जिससे संकुचन होता है। जब कैल्शियम ट्रोपोनिन सी से पृथक हो जाता है तो यह ट्रोपोमायोसिन पुनः अपनी पूर्व अवस्था में आ जाता है और एक्टिन मायोसिन कम्प्लेक्स टूट जाता है। एक्टिन मायोसिन कम्प्लेक्स जो बनता है, जुड़ाव है, वो टूट जाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा एटीपी के रूप में खर्च होती है, जो मायोसिन क्रॉस ब्रिज को अपनी पूर्वावस्था में लाने के काम में आ जाती है। तो ये जो है आज हमने इस चैप्टर के मुख्य जो है, ये इसके मुख्य बिंदु थे जो आज हमने इसको कंप्लीट किया। अब हमारे पास कुछ परिभाषाएं रह जाती हैं जो कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंट जो है वो पार्ट है, इसको भी आप ध्यान से सुन लें। ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारे LSA के एग्ज़ाम वाले के लिए, जो मैंने पढ़ाया है ये कंपटीशन के लिए सारा का सारा चैप्टर। इसको जितना जितना बार बार आप पढ़ोगे, बार बार सुनोगे और कोई चीज़ रह जाती है तो आप दोबारा मुझे पूछ सकते हो, दोबारा मैं ट्राई करूँगा। कई चीज़ें हो सकता है क्योंकि जैसे मैंने अभी टी आई और सी के बारे में बताया आपको, तो ट्रोपोनिन इनके बारे में इसमें क्लियर नहीं दिया हुआ। अगर आपका जानना चाहते हैं तो मैं और इसके बारे में बुक से लेकर के किसी और से इसका मैं कंप्लीट आपको डायग्राम और दे सकता हूँ। अब क्या होता है, ये इम्पोर्टेंट है, पहला ही लाइन जो है इम्पोर्टेंट आ रही है। मृत्यु के पश्चात मायोसिन क्रॉस ब्रिज, जिसके अंदर एक्टिन आता है और वो फिसलता है, यही तो हमने पढ़ा है ना, इसी यही तो कंट्रैक्शन है। मायोसिन क्रॉस ब्रिज स्थायी रूप से एक्टिन से जुड़ा रहता है, वो रिलीज नहीं होता, तो मसल रिलैक्स नहीं होते, टाइट हो जाते हैं। तो उस टाइट मसल्स होने की क्रिया को ही कहते हैं ना अकड़ गई बॉडी, तो वो राइगर मोर्टिस की अवस्था के लिए जिम्मेदार होते हैं। अंडरलाइन कर लेना, घुमा फिरा के ये क्वेश्चन किसी भी तरह आपसे पूछा जाएगा।
जा सकता है, पूछा जा सकता है। अब है ऑल और नन लॉ, ऑल और नन लॉ। ये अब इसमें देखिए, अब ये बातें सारी आपके पीछे समझ में आ गई हैं, इसलिए अब आपके ये बड़ा समझ में आ जाएगा। किसी भी मांसपेशी को संकुचित होने के लिए एक न्यूनतम स्तर का तंत्रिका आवेग आवश्यक है। ये मैंने आपको अभी समझाया कि आवेग क्या है। तंत्रिका आवेग जो है न्यूनतम स्तर का बड़ा जरूरी है, जिससे उस मांसपेशी का थ्रेशहोल्ड लेवल भी कहते हैं। थ्रेशहोल्ड, थ्रेश कहते हैं उठाव को, जो उस मांसपेशी के अंदर कंट्रैक्शन लाने के लिए अति आवश्यक है, वो वाला स्तर थ्रेशहोल्ड लेवल कहते हैं। इस मात्रा या स्तर का आवेग मिलने पर ही मांसपेशी संकुचित होती है तथा प्रत्येक मांसपेशी अपनी पूर्ण क्षमता तक संकुचित होती है। लेकिन यदि इस स्तर से कम क्षमता का तंत्रिका आवेग मांसपेशी को मिले तो मांसपेशी बिल्कुल भी संकुचित नहीं होती। इसी को ऑल और नन लॉ कहते हैं। ऑल और नन लॉ कहते हैं, यही है। तो ये परिभाषा याद आपको करनी है। इसके बाद में आता है लेटेंट पीरियड, गुप्त काल। अब ये मांसपेशी का कंट्रैक्शन आपने समझ लिया, अब इसमें ये सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएंगी। किसी भी मांसपेशी को तंत्रिका आवेग देने के तुरंत पश्चात इसमें संकुचन नहीं होता। आपने देखा, मैंने डायग्राम बताया था आपको। मैंने आपको डीपोलराइजेशन से पहले जो है उसका हल्का सा उठाव बताया था कि हल्का सा उठाव होता है। अगर वो वहीं रह जाए, उठाव नहीं ले, डीपोलराइजेशन नहीं हो, तो उसके लिए वो समय लिया ना उतना उसने। देखिए वो थोड़ा सा उठाव के लिए समय लिया उसने। वो जो लाइन बनाई मैंने, डायग्राम को दोबारा, उसको ग्राफ को दोबारा देख लें। बल्कि कुछ समय बाद संकुचन होता है। तंत्रिका आवेग देने से लेकर संकुचन शुरू होने तक का समय ये गुप्त काल कहलाता है, जिसके अंदर वो हल्का सा उठाव लिया उसने। ये लेटेंट पीरियड कहलाता है, गुप्त काल। इसके बाद में आता है रेफ्रैक्टरी पीरियड। किसी पेशी कोशिका के संकुचन के बाद कुछ समय के लिए कोशिका किसी दूसरे उद्दीपन के लिए तैयार नहीं होती। आपने देखा होगा कई बार कि आपने एक एक्सरसाइज कर रहे हो और एक्सरसाइज करते करते अब आपको तुरंत कह दिया जाए ये और कर लो इस हाथ से, तो वो कहे बस भैया रह गए काम। दैट वो पीरियड। किसी भी पेशी कोशिका के संकुचन के बाद कुछ समय के लिए कोशिका किसी दूसरे उद्दीपन के लिए तैयार नहीं होती, वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देती। इसी समय को रिफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। इस समय में मोटर एंड प्लेट पूर्व वाले उद्दीपन से भी अध्रुवित रहने के कारण कोई प्रतिक्रिया, यानी कि पहले वाला जो आवेग मिला हुआ है उसको, उसी से अभी डीपोलराइज्ड है, इसलिए वो दोबारा डीपोलराइज होना स्टार्ट नहीं होती। तो इसको रेफ्रैक्टरी पीरियड कहते हैं। इसलिए मैंने आपको डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, हाइपरपोलराइजेशन, वो मैंने 3 शब्द इसलिए समझा दिए थे। लेकिन ये बहुत लंबी, 1 घंटा पूरा उस लेक्चर पे लगे अगर उसको मैं पूरे को डीपोलराइजेशन एंड इसको समझाने लग जाएं। लेकिन आपके लिए इतना ही काफ़ी है कि पॉजिटिव आयन का अंदर बढ़ना सेल के, ये जो है डीपोलराइजेशन है, और इसका बाहर निकलना जो है रिलीज़ होना, ये रीपोलराइजेशन है। और अगर ज़्यादा रिलीज हो जाते हैं तो ये हाइपर वो हो जाता है, रीपोलराइजेशन। तो इसको हम अब आता है कंट्रैक्शन पीरियड, संकुचन काल। यह वह समय होता है जिसके दौरान मांसपेशी के अंदर तनाव बढ़ता है, बढ़ जाता है, वह संकुचित होती है। यह गुप्त काल के बाद का समय होता है। तो जो गुप्त काल है उस समय को निकाल दो, उसके बाद जो संकुचित हुई वो जो समय है वो इसका संकुचन या कंट्रैक्शन पीरियड जो है वो कहलाएगा। अब आता है रिलैक्सेशन पीरियड। यह संकुचन काल के बाद का समय होता है जब मांसपेशी के अंदर तनाव घटता है तथा वह शिथिल हो जाती है, वह पूर्व अवस्था में आ जाती है। इसको हम रिलैक्सेशन पीरियड कहते हैं। नेक्स्ट बनीजिए हमारे पास कोरी साइकिल। कोरी साइकिल, अगर मांसपेशियों में संकुचन के दौरान ऊर्जा की आवश्यकता अधिक पड़ती है तो अवायवीय एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है।
एनारोबिक, एनारोबिक कहते हैं जहाँ हवा नहीं पहुँचती, अवायवीय हवा जहाँ नहीं होती, जहाँ जगह, तो वो ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल पैदा होता है, लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड क्या है इसको समझो आप। ज़्यादा वर्क करते हो तो कई बार कहते हैं ना कि पिंडी सूझ गई, काम करता है, कुछ बोलते तो हैं भाषा में, बोले आज सारा दिन काम करा, कुछ कहते हैं इसको जक्कड़ बंद गया, जक्कड़ बंद गया, ऐसा कहते हैं ना, जक्कड़ बंद गया, कि गर्म पानी ले आओ भाई, गर्म पानी में नहावांगा। तो ये जक्कड़ बंधना क्या है, ये लैक्टिक एसिड का इकट्ठा होना है मांसपेशियों में। जब लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है तो ये पेन और ये इस तरह का जकड़ बंद होता है। तो ये अगर ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है तो अब आप वो काम करते करते ये तो कह नहीं सकते, मजदूर तो बेचारा वो काट रहा होता है कणक, तो उसको ये थोड़े कह देगा कि भाई वो कह ले भैया रहने दे, मजदूरी नहीं मिलेगी, काम कर पूरा, तो वो लगा रहता है। तो इससे क्या होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस होता है, जिससे लैक्टिक अम्ल जो बना हुआ है ना, वो क्या होता है, ये लैक्टिक अम्ल रक्त परिसंचरण द्वारा लीवर में चला जाता है और लीवर से वापस जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तित होके ब्लड में आ जाता है। वो उस पुनः मांसपेशियों के जो है वो काम आता है, मांसपेशियों में प्रयुक्त होने भेज दिया जाता है, तो वो वर्क चलता रहता है, काम करते रहते हैं। और बार बार अगर होता है तो फिर जो घर जाकर ताता पानी में नहावा है, फिर प्रयुक्त में इसी को कोरिसाइकिल कहते हैं। तो ये ग्लाइकोलाइसिस की एरोबिक एनारोबिक जो है वो कंडीशन है जिसमें लैक्टिक एसिड जो है बनता रहता है और उसको ग्लाइकोलाइसिस द्वारा लिवर में जब ब्लड द्वारा भेजा जाता है तो वहाँ से ग्लूकोज जो है में परिवर्तित होकर के ब्लड के अंदर दोबारा सर्कुलेट हो जाता है और वो ग्लूकोज जो है काम आता है। नेक्स्ट वन इज हमारे पास कार्डियक मसल। आज इस लेसन को लास्ट जो है हमारा वो है लेसन समझें, हमारा लेक्चर समझें इसमें। तो ये दो परिभाषाएं और रह गई हैं। कार्डियक मसल, कार्डियक मसल हमने पीछे पढ़े थे, 3 तरह के मसल। तो कार्डियक मसल, उसके बाद में स्मूथ मसल, और हमने स्ट्रेटेड मसल तो हमने पढ़ लिए थे, रेखित तो पढ़ लिए थे, और उसमें कार्डियक और अरेखित चिकनी जो है नहीं पढ़ी। तो इनके बारे में ये दो लाइनें हैं। इनकी कोशिकाएं एक केंद्रिक यूनी न्यूक्लिएटर, लेकिन जो रेखित हैं उनकी क्या होती हैं, मल्टी न्यूक्लिएटर। ध्यान रखना, इसमें एक ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज़्यादा होती है, ये ध्यान रखना। केंद्रक मध्य में पाया जाता है, यूनिलेटरल होता है, एक यूनी न्यूक्लिएटेड होती है, एक ही होता है। इनमें मुख्यतः वावीय एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, क्योंकि ऑक्सीजन जाती रहती है ना ब्लड के थ्रू, हीमोग्लोबिन के थ्रू, जिसके लिए इनमें बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया व मायोग्लोबिन पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका के अंतिम सिरे पर इंटरकैलेटेड डिस्क पाई जाती है। ये आप उसके डायग्राम में आप देख लेना, जो हमारे पास जो स्ट्रेटेड मसल हैं उनके अंदर ये दिखा रखी हैं, ये पूरी की पूरी इंटरकैलेटेड जो है वो डिस्क हैं। इनके बाद में आती है स्मूथ और नॉन स्ट्रेटेड मसल्स, चिकनी मांसपेशियाँ। इनकी कोशिकाएं स्पिंडल शेप होती हैं, जो स्केलेटल स्केल से छोटी होती हैं। इनमें भी एक ही केंद्रित, यानी कि ये भी यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। इनमें क्रॉस स्टेशन नहीं पाए जाते, इसके कारण ये अरेखित होती हैं। तो जो लाइनें जो है इनमें नहीं पाई जाती हैं, तो ये इसलिए अरेखित कहलाते हैं, वो रेखित कहलाते हैं। तो रेखित और रेखित में तो दोनों आ जाती हैं, इसलिए दो ही तरह की हैं। लेकिन हम तो इसको वॉलंटरी और इनवॉलंटरी के नाम से ज़्यादा जो है वो पहचानी जाएंगी। तो ये कार्डियक मसल इनवॉलंटरी है, बाकी ये दोनों कार्डियक और ये स्मूथ मसल दोनों इनवॉलंटरी हैं, और स्केलेटल मसल जो है वो वॉलंटरी होते हैं। तो ये आज जो है हमने इस लेसन को कंप्लीट किया। तो आज जो लेसन हमारे हो चुके हैं अब तक मिड टर्म में, इसको हम आप तैयार करें। इसी में से आपका मिड टर्म का जो है वो पेपर आएगा। आज की इसके लिए जो है वो आज थोड़ा लेक्चर लंबा हुआ, और इसको बड़े ध्यान से आपने सुनना है।
कोई पॉइंट अगर बाय द वे पहले भी आप पूछना चाहें, हो सकता है शायद मैं क्लियर कर दूं, कोई नहीं हुआ तो इसमें मैंने पूर्ण प्रयास किया है इस लेसन को, ताकि ये आपके पूरी तरह से समझ आ सके। थैंक यू वेरी मच।